नमस्कार साथियों, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में हम लोगों ने वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और अंतिम जो अपना वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने स्वर के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैं आज उसी स्वर के भेद के प्रश्नों से ही आज के वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। आपके सामने दो प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, जीवा की स्थिति के आधार पर री तथा आ स्वर हैं, री तथा आ स्वर किस प्रकार के हैं? यह आपके सामने एक प्रश्न है। आप इस प्रश्न को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं, कंपटीशन के जो पेपर बनते हैं, उनके जो प्रश्न बनते हैं, उनके प्रश्न बनने का प्रकार किस लेवल का होता है, किस स्तर का होता है। यह चीज़ आज आपके सामने रखी हुई है। दो ही प्रश्न दिए हैं मैंने विशेष तौर से। इसको देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और अधिकांश लोग इनके उत्तर को गलत करते हैं। तो आज आपका प्रारंभ इन्हीं प्रश्नों से होता है। प्रश्न है, जीवा की स्थिति के आधार पर री तथा आ स्वर किस प्रकार के हैं? तब आप लोग पहले तो आप लोगों को इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जीवा की स्थिति के आधार पर वर्णों को, स्वरों को तीन भागों में बांटा गया था, अग्र, मध्य और पश्च। ये तीन भाग जो थे यह जीवा की स्थिति के आधार पर बांटे गए थे। अब मेरा जो प्रश्न है वह यही है कि री और आ ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, यही उत्तर आप लोगों को देना है। दूसरा जो प्रश्न है, मुख की आकृति के आधार पर, यानी जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है, मुख की आकृति कैसी होती है, खुली होती है, बंद होती है, अर्धबंद, आधी बंद होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आधी खुली हुई है। तो इसलिए विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत, इस प्रकार से री के बारे में ही पूछा गया है कि री की जो स्थिति है वह किस प्रकार की है। ये दो प्रश्न, इन दो प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ढूंढना है। अब प्रश्न देने का प्रकार देखिए। यहाँ लिखा हुआ है अग्र और मध्य, दूसरा लिखा है मध्य और पश्च, तीसरा लिखा हुआ है अग्र और पश्च, और चौथा लिखा हुआ पश्च और मध्य। कई बार ये प्रश्न को घुमाता है और प्रश्न को घुमाने के बाद आप कोशिश कीजिए जब तक आप उत्तर दे सकें। यदि आपको उत्तर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब इसके प्रश्न को बनाने का एक प्रकार ये भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है? सबसे पहले तो आप लोग इसका उत्तर ढूंढिए। फिर एक प्रकार और होता है, वो क्या होगा? इसमें इसका उत्तर क्या होगा? री जो है वह अग्र है और आ जो है वो पश्च है। ये इसका उत्तर है, यानी इसका सही उत्तर क्या है? स है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, आप लोगों ने भी प्रयास किया होगा। लेकिन ये क्या करता है, परीक्षा में कई बार प्रश्न को बदल देता है। बदलने का प्रकार क्या है? प्रश्न का जो विकल्प है उस विकल्प को बदलकर ये क्या कर देगा? ये विकल्पों को बदलकर पश्च और अग्र कर देगा। अब हुआ क्या? इसमें भी अग्र है, इसमें भी अग्र है, इसमें भी पश्च है, इसमें भी पश्च है। लेकिन उत्तर सही कौन सा होगा? सही उत्तर ये वाला होगा। कारण क्या है कि ये किस क्रम में लिखे हुए हैं, यह किस क्रम में लिखे हुए हैं। जिस क्रम से प्रश्न में जो स्वर लिखा होता है उसका उत्तर उसी क्रम में देना हम लोगों को होता है। तो यहाँ पर री अग्र भाग से आता है और आ पश्च भाग से आता है। यहाँ ये विकल्प होने के बावजूद भी इसका उत्तर ये रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा जो प्रश्न है, मुखाकृति के आधार पर री स्वर, मुखाकृति के आधार पर री स्वर किस प्रकार का है? आप जब इसका उच्चारण करके देखेंगे
तो री जो है वह ई इनके साथ चलता है, री मुंह बंद ही रहता है। तब अब आप समझते हैं मुंह बंद रहता है, खुलता नहीं है, तो बंद मुंह कहाँ का दर्शाने वाला जो शब्द है, बंद मुंह को दर्शाने वाला जो शब्द है वह संवृत। तो यहाँ री भी किसको दर्शाएगा? री स्वर भी है, किस प्रकार का है? संवृत स्वर है। तो इस प्रकार से यह दोनों चीज़ें, ये दोनों प्रश्न मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता चले कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। आगे हमारा एक पूरा का पूरा जो वीडियो होगा वह वीडियो पूरा का पूरा प्रश्नों पर ही आधारित होगा कि वर्ण से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये दो जो चीज़ें मैंने दी हैं, ये दो प्रश्न जो दिए हैं, यह केवल और केवल आपको सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए है कि कंपटीशन सरल नहीं होता। कंपटीशन जो प्रश्न बनते हैं वो सरल नहीं बनते। आप लोग यदि इनको आसानी से समझ पाएंगे और यदि आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप कंपटीशन में अपना स्थान ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए आप इस प्रश्न को, दोनों प्रश्नों को लिखिए। इसके बाद हम लोग विशेष तथ्य और शब्दकोश उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आप इन प्रश्नों को लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों से आप लोगों को कंपटीशन की जो स्थिति है, कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आभास हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ विशेष फैक्ट देता हूं जिसे हम लोग विशेष तथ्य के नाम से बुलाएंगे। अब विशेष तथ्य कौन कौन से होंगे? जो छोटी मोटी चीज़ें बच गई हो वो सारे इस फैक्ट्स में आ जाएगी। सबसे पहले नंबर से चलेंगे। अंग अह, ये अंग अह हिंदी में किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो अंग और अह हिंदी में अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, किसी के साथ योग नहीं करते, ये अपनी ध्वनि स्वयं बनाते हैं। इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। मैंने आपको पूर्व में भी संक्षिप्त जानकारी दी थी इनके बारे में कि अंग और अह, ये जो अनुस्वार है इसको दर्शाने के लिए ही अ को लिखा जाता है। विसर्ग को दर्शाने के लिए, विसर्ग को समझाने के लिए ही यहाँ अ लिखा जाता है। यदि हम इन्हें स्वतंत्र रूप से ऐसे लिखते हैं तो अधिकांश लोग इसको समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए इनको समझाने के लिए ही इनके साथ अ लगाया जाता है, जिसके साथ योग नहीं होता। बिना योग के जो वह करते हैं, चलते रहते हैं, वह अयोगवाह कहलाते हैं। दूसरा नंबर जो फैक्ट है वह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में कई लोगों के मन में जिज्ञासाएं रहती है कि अपनी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में कुल मिला के वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण कितने हैं, इस चीज़ के लिए भी हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हम लोग इन वर्णमाला के बारे में चलते हैं। ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में सबसे पहले स्वर कितने हैं? तो स्वरों की संख्या है 11। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गई 25। क्योंकि हमें फैक्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर विशेष तथ्य, फैक्ट। फिर कौन आता है? उसके बाद आता है
अंतस्थ व्यंजन, उन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। यहाँ तक तो हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। ऊपर जो अयुग्वा लिखा है, उन अयुग्वा को भी यदि हम लोग शामिल करते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 2। इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, इनकी भी यदि हम लोग बात करते हैं तो इनकी भी संख्या हो गई 2। फिर क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग इसमें जोड़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। आगत जो ओ आगत है उसको हम जोड़ नहीं रहे हैं, बिना आगत के ही मूल रूप से इनको यदि हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर तो इनकी संख्या हो गई 25, 4 29, 4 33, 33 और 1 34, 10 44। यहाँ तक तो कुल संख्या हो गई 44। 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 और 48 में 4 जोड़ेंगे तो कुल मिला के संख्या कितनी हो गई? 52। तो इस प्रकार से अपनी वर्णमाला में मूल रूप से संख्याएं कितनी हैं? 52 संख्याएं हैं। अब आप कई बार आगत संख्याओं का भी, आगत जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, जैसे यहाँ घो, य, क, फ, इनको भी जोड़ लेते हैं। स्वर के अंतर्गत इसको भी जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 और जोड़ेंगे, लेकिन ये जुड़ती नहीं है। मूल में यही चीज़ है, 52 संख्याएं हैं जो मूल रूप से मानी गई है। तो कौन कौन सी है ये चीज़ें भी आपको पता चल गई। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, स्वर कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। इस प्रकार से ये जो दूसरा फैक्ट है कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या मिलाकर पूरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो वर्णमाला में कुल मिला के 52 अक्षर होते हैं। अब आज अपना तीसरा जो फैक्ट है, यह आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इन चीज़ों को आसानी से जान सकें। तीसरा फैक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 नंबर पर। 3 नंबर क्या कहता है? यह भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। हिंदी में कुल 10 मात्राएं हैं। हिंदी में कुल कितनी मात्राएं हैं? 10 मात्राएं हैं। अब कई लोगों के दिमाग में आता है स्वर तो आपने बताए हैं 11 और मात्राएं बता रहे हैं आप लोग 10। तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं अ जो है उस अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। शेष जितने भी बचते हैं 10, उन सब की मात्राएं होती है। तो हिंदी में कुल मिला के मात्राएं कितनी हैं? 10 मात्राएं हैं। चलिए ये जो 3 फैक्ट्स हैं, इन 3 फैक्ट्स के संबंध में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इन फैक्ट्स को लिखिए, याद कीजिए और समझिए। मैंने पूर्व में भी कहा था याद करने की स्थिति में याद करना होता है, बाकी जो चीज़ें समझनी होती है वो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी थी। अब हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के बारे में भी पढ़ा था। मूल स्वर, मूल स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्वर जिनके उत्पत्ति में अन्य स्वरों की, अन्य वर्णों की उत्पत्ति, अन्य
ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता। यह जो चीज है मूल स्वर किसे कहते हैं कि भी ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता। और वो 4 थे, आप लोगों को मैंने पूर्व में बता दिया। मूल स्वर के बाद आता है संध्या स्वर। कौन से स्वर आते हैं? संध्या स्वर। ये 2 चीज़ें थी और इसकी जो बात बनती है जिनका निर्माण दो स्वरों की योग से होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 स्वर सजातीय भी हो सकते हैं और विजातीय भी 2 स्वर हो सकते हैं। तो संध्या स्वर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई। ये जो फैक्ट हैं, यह फैक्ट 4 नंबर पर और 5 नंबर पर ये फैक्ट चलते हैं। इसके बाद हम लोग आज डिक्शनरी शब्दकोश के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग शब्दकोश के बारे में अध्ययन करेंगे और हिंदी का जो शब्दकोश है उस शब्दकोश को किस प्रकार से देखा और समझा जाता है, केवल एक सारणी से ही हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले शब्दकोश में हम लोग स्वर की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा कि हम लोग व्यंजन जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, इन दोनों का जो रूप होता है वो किस प्रकार से शब्दकोश में यूज होता है, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, वह चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि स्वर किस प्रकार से हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ। ये जो 4 चीज़ें हैं, अ, ई, उ, उसके बाद आएगा री, ए, ऐ, ओ और औ। ये चीज़ें हैं। क्रम इसी प्रकार से चलना है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझना है। हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं, स्वर इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहाँ तक ख़त्म होता है। ये कहता है कि हमारा जो शब्दकोश है, हिंदी का जो शब्दकोश है, शब्दकोश में जो अंग और अह, जिसे हम लोग अयोगवा कहते हैं, प्रारंभ इसी से ही होता है। प्रारंभ जहाँ चंद्र बिंदु लगना है वहाँ चंद्र बिंदु लगेगा और जहाँ अनुस्वार लगना होता है वहाँ अनुस्वार लगेगा। तो इस प्रकार से यह चीज़ हो गई। और अंग के बाद कौन लिखा हुआ है? अह। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? विसर्ग के साथ ये चीज़ आ जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं आसानी से। एक शब्दकोश जिस प्रकार से इनका निर्माण हो रहा है, वह सबसे पहले अंग अह, ये 2 चीज़ें हो गई। और उसके बाद कौन आएगा? अ आ जाएगा। ओ के बाद कौन आएगा? आप लोग देखते हैं आ रहा है, लेकिन आ के साथ क्या अनुस्वार नहीं लगता क्या? आ के साथ क्या चंद्र बिंदु नहीं लगता क्या? तो आप लोगों को क्या करना है, ये मैंने आपके सामने लिखा। अब इसकी सीक्वेंस क्या बनती है? सबसे पहले तो आप लोग अनुस्वार के साथ इस प्रकार से, और इसके बाद आ। यानी प्रारंभ कहाँ से होगा, डिक्शनरी प्रारंभ कहाँ से होती है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो अब समझना इतना ही है। मैंने अभी जो चीज़ आपको समझाई थी कि अंग ह,
ये प्रारंभ में आ जाते हैं। उसके बाद जो चीज़ें चलती है उस क्रम में हम लोग आगे चलते रहते हैं। प्रारंभ इन्हीं से होगा। अंग हो, अंग हो, आ के साथ विसर्ग लगता है तो यहाँ विसर्ग लग जाएगा। यदि विसर्ग नहीं लगता है तो इसके तुरंत बाद आ जाएगा। आ के बाद कौन आता है? ये अंग्रेजी का जो ओ है, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे, क्योंकि हमारी डिक्शनरी यानी हमारी जो शब्दकोश है उस शब्दकोश में इस ओ का प्रयोग यहाँ पर होता है। अब इसी चीज़ को यदि हम लोग आगे लेते हैं तो पहले कौन आएगा? तो हम लोग कहेंगे कि पहले ये आ जाएगा। यदि इसके साथ चंद्र बिंदु लगता है तो चंद्र बिंदु इसके साथ लगाएंगे और फिर ई का प्रयोग कर देंगे। ई पूरा होने के बाद अगर विसर्ग लगता है तो विसर्ग लगा सकते हैं, नहीं लगता है तो सामान्य रूप से नहीं लगता तो आप लोग यहाँ तक इस शब्दकोश को देख सकते हैं। फिर क्या होगा? ई के बाद हम लोग कहते हैं बड़ी ई। अब इस बड़ी ई को देखते हैं तो यहाँ चंद्र बिंदु तो इसके साथ लग नहीं सकता, तो केवल अनुस्वार लगेगा और अनुस्वार के बाद विसर्ग लगता नहीं है तो ई आ जाएगा। तो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? अंग से प्रारंभ हो रहा है। अह अ, उसके बाद इस प्रकार से हमारा जो स्वरों का रूप है वो इस प्रकार से चलेगा, इस क्रम में चलेगा। डिक्शनरी इसी प्रकार की होगी। ई के बाद कौन आ जाएगा? ई के बाद ऊ आ जाएगा। ऊ के साथ अनुस्वार है और यदि चंद्र बिंदु लगता है तो आप लोग इसके साथ चंद्र बिंदु लगाइए। विसर्ग लगता है तो विसर्ग लगाइए, नहीं लगता है तो यहाँ तक छोड़ दीजिए। ऊ पूरा हो गया। ऊ के बाद कौन आएगा? आप लोग कहेंगे बड़ा ऊ आएगा, लेकिन बड़े ऊ के साथ क्या चंद्र बिंदु लगता है? ऊंट शब्द जो आता है वो इसी में आता है, तो यहाँ पर ऊ आ जाएगा और इसके तुरंत बाद ऊ आ जाएगा। अब ऊ के बाद कौन आएगा? री। री के साथ यदि चंद्र बिंदु लगता है, अनुस्वार लगता है तो लगाइए, नहीं लगता तो केवल री ही बनता है और री के साथ ही इस प्रकार से इसका कोई भी उच्चारण नहीं होता, तो केवल री करके छोड़ दीजिए। उसके बाद ए के साथ यदि चंद्र बिंदु लगता है तो चंद्र बिंदु लगाइए और फिर ए कर दीजिए। पहले ये आएंगे फिर ये आएगा। उसके बाद इसके साथ यहाँ चंद्र बिंदु लग नहीं सकता तो इसी को यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिए। यह चीज़ पूरी होने के बाद ओ आ जाएगा। ओ के साथ कोई भी चंद्र बिंदु नहीं लगता। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि डिक्शनरी में जो स्वर का प्रारंभ होता है वह इस प्रकार से, इन स्वरों का प्रयोग किस प्रकार से होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि स्वर किस प्रकार से डिक्शनरी में प्रयुक्त होते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि इन स्वरों को करना कुछ भी नहीं है, इन स्वरों को क के साथ जोड़ के देख लीजिए। इन स्वरों को क व्यंजन के साथ जोड़ कर देख लीजिए, स्वतः ही आपको डिक्शनरी समझ में आ जाएगी। क के साथ पहले कौन लग रहा है? अनुस्वार लगता है तो आप अनुस्वार को लगाइए। यदि चंद्र बिंदु लगता है तो चंद्र बिंदु को लगाइए। उसके बाद विसर्ग लगता है तो विसर्ग लगाइए। दूसरे नंबर पर इससे बने हुए जितने भी शब्द हैं वो आएंगे। उसके बाद क से बने हुए जितने भी शब्द हैं वह आएंगे। उसके बाद का से बने हुए जितने भी शब्द हैं वह आएंगे। फिर का से बने हुए शब्द आएंगे डिक्शनरी में, यानी कंग से बने हुए जितने भी शब्द हैं जिसमें चंद्र बिंदु भी हो सकता है, अनुस्वार भी हो सकता है, इससे बने हुए जितने भी शब्द हैं डिक्शनरी में पहले वो आएंगे। उसके बाद इससे बने हुए कोई शब्द हैं तो वो आएंगे। फिर क से, मूल क से बने हुए, ये पूरा होने के बाद का लगेगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इस प्रकार से आप लोग सारे डिक्शनरी के रूप को देख सकते हैं की मात्रा छोटी आ रही है तो इस प्रकार से, क्योंकि इसके साथ चंद्र बिंदु लग नहीं सकता, फिर की छोटी आ जाएगी। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बड़ी आ रही है, ये क्रम रहेगा। यानी
पहले बारहकड़ी का जितना भी रूप काम में आना होता है वह पूरा का पूरा रूप काम आएगा। क से संबंधित जितनी भी चीज़ें होगी वह पूरी होगी, और उसके बाद ख शुरू होगा, ख प्रारंभ होगा, ख की सारी चीज़ें चलेगी। जहाँ पर अनुस्वार लगना है वहाँ अनुस्वार लग रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, और जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ हम लोग लगा नहीं रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से डिक्शनरी में जो शब्द बनते हैं, डिक्शनरी का जो प्रारंभ होता है वह प्रारंभ कहाँ से होता है। प्रारंभ होने की जगह यहाँ है, यह पहला है, उसके बाद इससे संबंधित यहाँ समाप्त होगा। यह समाप्त होने के बाद यह चीज़ आएगी, यह समाप्त होने के बाद यह चीज़ आएगी। तो इस प्रकार से सारी की सारी डिक्शनरी बनती है, और आप लोग इसके आधार पर डिक्शनरी को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें थी स्वर कि स्वर कहाँ से प्रारंभ होता है। अब ये कहते हैं कि क के बाद कौन आएगा, क के बाद कौन आएगा, तो कहते हैं कि ऊ की मात्रा खत्म होने के बाद, ऊ की मात्रा समाप्त होने के बाद जो स्वर रहित का मतलब आधा क जो है, आधा क से संबंधित जो शब्द बनते हैं वह आएंगे। आधे क से बनने वाले जो शब्द हैं वह आएंगे, यानी आधा क बीच में कहीं नहीं आएगा। कैसे? जैसे लिखा हुआ है क्या, और यहाँ लिखा हुआ है कौशिक। अब आपसे पूछा जाए कौशिक पहले आएगा या क्या पहले आएगा, तो आप लोग कहेंगे डिक्शनरी में कौशिक पहले आएगा, क्या बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि यह क की पूरी उस स्वरों का मेल करते हुए कऊ के ऊपर समाप्त होता है, और कऊ के ऊपर समाप्त होने के बाद ही आधा अक्षर, जो क वाला आधा अक्षर वो आएगा। तो ये जो चीज़ थी, यह चीज़ मैंने आप लोगों को स्वर का प्रयोग करते हुए समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसे अपनी कॉपी में लिखिए। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमने इस चीज़ को प्रारंभ किया था। अब हम लोग आगे स्वर का पढ़ लिया, अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से चलती है। जैसे ये स्वर जो मैंने बताए थे कि ये स्वर एक व्यंजन के साथ मिलते रहते हैं, और क की जो सारणी मैंने आपके सामने रखी थी वैसी की वैसी सारणी प्रत्येक अक्षर के साथ बनती। क, ख, ग, घ, अंग, ञ और न। इन तीनों से शब्द का प्रारंभ नहीं होता। जब इन तीनों से शब्द का प्रारंभ नहीं होता तो इसकी डिक्शनरी में उपयोगिता नहीं रहती। चलिए अब हम लोग व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं कि व्यंजन किस प्रकार से आता है। क की जो सारणी बनी थी पूरी की पूरी, क शब्दकोश में किस प्रकार से आता है, वो जो सारणी बनी थी उसी प्रकार से बाकी शब्द की बनती है। तो क सबसे पहले आता है व्यंजन में क की सारणी मैंने अभी आपको बताई है, इसलिए अब ज़्यादा कठिनाई आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। क के बाद आता है क्ष। ये मूल में वर्णमाला में पढ़ते हैं तो कहाँ आते हैं? मूल वर्णमाला में पढ़ते हैं तो सबसे अंत में आते हैं संयुक्त व्यंजन। लेकिन यहाँ कहाँ आ रहे हैं? क के बाद। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है? आधा क और श से हुआ है। तो अभी कहा ही था कि क की पूरी चीज़ें समाप्त हो जाए। अभी जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिखा था कौशिक, और क्या डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? कौशिक आएगा या क्या आएगा?
तो आप लोग सीधा सीधा कहेंगे कौशिक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क की पूरी स्वर युक्त चीज़ें समाप्त होने के बाद ही आधे व्यंजन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से क के बाद श, क्योंकि ये इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। फिर ख, ग और घ। उसके बाद कौन आएगा? च, छ, ज और ज के बाद आप लोग सोचेंगे च, छ, ज आ जाएगा। यहाँ झ नहीं आएगा, यहाँ ये आएगा और उसके बाद झ आएगा। बात आपको समझ में आ ही रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे होने के पीछे कारण क्या है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था, पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि इसका निर्माण और इसका निर्माण, इसका निर्माण होता है क आधा और श, इसका निर्माण होता है झ आधा और य, झ आधा और य से इसका निर्माण होता है। इसलिए ज के तुरंत बाद यही आने वाला है। ये भी क का ही है, इसलिए इसके बाद ये आने वाला है। यही डिक्शनरी में सबसे महत्वपूर्ण और समझने वाली चीज़ है। ट, ठ, ड। हालांकि कहा जाता है कि इनका, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। लिख देते हैं, बाकी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। ये मध्य में या अंत में ही प्रयुक्त होते हैं। क, च, त के बाद थ आ जाएगा क्या? त के बाद थ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जिस प्रकार से क्ष, उसी प्रकार से त्र, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण त और र से हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि तो का पूरा तऊ पूरा होने के बाद आधे तय से त्वरित, ऐसे जो शब्द बनते हैं तऊ के बाद जो भी शब्द बनते हैं आधे, वो आएंगे और कहाँ तय और र का शामिल रूप आएगा वो उसके बाद उसके हिसाब से आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों में पूछने वाला हूँ। अगला जो अपना वीडियो होगा वह इन प्रश्नों से संबंधित ही होगा। त, त्र, फिर सीधा सीधा है, बड़ा सिंपल है। यहाँ देखिए, यहाँ यह पंचम अक्षर आ गया, यहाँ यह पंचम अक्षर आ गया क्योंकि न से शब्द बनते हैं। कोई किससे नहीं बनते? अंग, य और न, इन पंचमाक्षर से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, इसलिए इनका प्रयोग शब्दकोश में नहीं किया जाता। यह आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। फिर प, फ, ब, भ और म। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा य, र, ल और व। फिर श। अब यहाँ श के साथ कौन आएगा? बिल्कुल ठीक समझा आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ क, श, ज, य, त, र, तो यहाँ कौन हो जाएगा? श और र। यहाँ ये आ जाएगा। फिर श, श और है। इस प्रकार से हमारा जो शब्दकोश है, अब शब्दकोश वही बात, इस क के साथ किन किन को लगाना, जितने भी स्वर हैं वो सारे लग जाएंगे, अभी जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ आवश्यकता, ये तो आधा अक्षर है इसलिए इसके ठीक बाद इनसे आधे अक्षर से मिलते जुलते सारे शब्द बन जाएंगे। फिर ख, ख के वो सारे स्वर यदि आधे अक्षर बनते हैं तो उसके बाद आधा अक्षर वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा शब्दकोश पूर्ण बनता है, पूर्ण होता है। और हमारे शब्दकोश में लगभग 10 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, जिसमें विदेशी शब्द भी हैं, स्वदेशी शब्द भी हैं, और जिसे हम लोग देशज कहते हैं।
तत्सम भी है, तद्भव भी है, इन सब को मिलाकर अपना शब्दकोश बनता है। और 10 लाख से अधिक हमारे हिंदी के शब्दकोश में शब्द हैं। आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। एक फैक्ट है, वह आप लोग लिख लीजिए। क्या फैक्ट है? स्वर रहित, स्वर रहित कह रहा हूँ, स्वर रहित वाले जो व्यंजन हैं, स्वर रहित वाले व्यंजन शब्द, स्वर रहित वाले व्यंजन शब्द सबसे अंत में प्रयुक्त होते हैं। स्वरहित व्यंजन वाले शब्द, स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द सबसे अंत में प्रयुक्त होते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं? मैंने अभी आप लोगों के सामने क वाला जो वर्णन लिखा था, वह क वाला वर्णन इसी लाइन को दर्शाता है, इसी विशेष फैक्ट को दर्शाता है। तो आप लोग इस फैक्ट का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। क्या? क वाली बात मैंने अभी आपको दर्शा दी। ख की भी यदि हम ऐसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? ख के साथ। फिर ख के साथ कौन आ जाएगा? यदि आवश्यकता होगी तो फिर ख के साथ कौन आ जाएगा? ख खुद पूरा आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? ख आ जाएगा। खा के बाद पूरा कौन आएगा? खा अकेला आ जाएगा। खा के बाद कौन आ जाएगा? खो आ जाएगा। यदि इससे बनने वाले यदि कोई शब्द हैं तो इसके बाद कौन आएगा? आ की मात्रा पूरी हो गई। उसके बाद ई की मात्रा की बात करते हैं। ई की मात्रा की बात करेंगे तो ई किस प्रकार से बनेगी? ये बनेगा खी। खी के बाद केवल खी, और केवल खी के बाद जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, खी हो जाएगा, फिर खी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिक्शनरी पूरी करते हैं और ऐसे चलते 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 अंत में जो आएगा वो आएगा। ऐसे चलते चलते यदि अंत में आएगा तो ये चीज़ें सारी चलती रहेगी, जो स्वर हैं इसमें जुड़ते रहेंगे। और जुड़ने के बाद ये जब सब बन जाएंगे तो जुड़ने के बाद क्या होगा? जुड़ने के बाद लास्ट में आएगा खौ। कौन आएगा? खौ। और खौ के बाद सब आधा जो बनता है आधा ख आएगा, और आधा ख से बनने वाला जो शब्द है वो सबसे अंत में आपके सामने लिखा हुआ रहेगा। खौ के बाद आधा ख आएगा। यही क्रम प्रत्येक के साथ चलेगा और अपने डिक्शनरी का निर्माण होगा। हम लोगों ने आपको शब्दकोश के बारे में और व्यंजन, स्वर, उनका विस्तार से अध्ययन करवाया। यदि आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी का फैलाव कीजिए, इसका विस्तार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।